गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th ज्योग्राफी का, यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी के बारे में। आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला इसमें टॉपिक है यानी कि मिनरल एंड एनर्जी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मिनरल होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो मिनरल बेसिकली क्या होता है? मिनरल कैन बी डिफाइंड एज द होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब क्या है? कि होमोजीनियस का मतलब होता है जो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं और जो उनका स्ट्रक्चर होता है इंटरनल भी वो डिफाइनेबल होता है। डिफाइनेबल इन टर्म ऑफ डिफाइनेबल का मतलब क्या है? यानी कि उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर एग्जांपल की बात और में बात करें, जो सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है वो होता है हमारा डायमंड। और जो सबसे सॉफ्ट होता है वो होता है हमारा टैल्क। ठीक है, और जो रॉक्स होता है, अगर आप रॉक्स की बात करें तो रॉक्स क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है होमोजीनियस सब्सटेंसेस का। ठीक है, और जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। तो रॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ homogeneous substances and are called minerals। अब आता है हमारा मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं आर यूजली फाउंड इन ओर्स। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स। यानी कि जो ओर्स होता है, बेसिकली मिनरल्स कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, ये हमेशा दूसरे के साथ मिक्स्ड होके मिलता है। जो दूसरा एलिमेंट होता है उसके साथ मिक्स्ड होके मिलता है। तो बेसिकली ओर्स क्या होते हैं? ओर्स बेसिकली क्या होते हैं? मिक्स्ड एलिमेंट। ठीक है, उनमें से हम जो मिनरल्स होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो तो मिनरल्स जनरली किस फॉर्म में होते हैं? तो यहाँ फॉर्म्स दे रखी है। सबसे पहले जो फॉर्म होती है वो होती है इसमें। जो अगर हम बात करें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, तो मिनरल्स इन रॉक्स में कैसे पाए जाते हैं? क्रैक्स में, क्रेविक्स में, फोल्ट में या जॉइंट्स में। ठीक है, अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इसमें मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं? लेयर्स में या फिर बेड्स में या फिर लेयर्स में पाए जाते हैं। क्रैक में या फिर जॉइंट में नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें जो सरफेस रॉक्स होती है, तो सरफेस रॉक को जब हम डिकम्पोज करते हैं और उसमें से जो सॉल्यूबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अगर उन्हें हम रिमूव करते हैं तब जाके हमें मिनरल्स मिलता है, जो सरफेस रॉक्स होती है। ठीक है, और पहाड़ वाले इलाकों में या फिर वैली फ्लोर्स में भी जो हमारे वो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? सैंड में। और किस फॉर्म में होते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल में, बेसिकली एलुवियल फॉर्म में होते हैं, यानी कि एलॉय में। अब आता है नेक्स्ट, जो ओशंस होते हैं गाइस। ओशंस में भी हमारे बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, यानी कि काफ़ी जगह हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? तो जो सबसे पहला होता है, अगर मिनरल्स की बात करें तो पहला होता है मिनरल्स हमारा मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, 3 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं: मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। सो मेटेलिक में आता है हमारा फेरस, यानी कि आयरन, आयरन और आयरन ओर हो गया। ठीक है, और मैग्नीज हो गया, निकल होगा, कोबाल्ट हो गया। ये सारे मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल है। अगर नॉन फेरस की बात करें, नॉन फेरस यानी कि जिसमें आयरन ना हो। पहला था फेरस जिसमें आयरन हो, दूसरा है जिसमें आयरन ना हो। वो कौन कौन से होते हैं? कॉपर, लेड, टिन एंड बॉक्साइट एक्सेट्रा। फिर तीसरा है हमारा प्रीसियस यानी कि काफ़ी कीमती चीज़ें, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये भी सारे हमारे मिनरल्स में आते हैं। और कौन से मिनरल्स होते हैं? ये हमारे मेटेलिक मिनरल्स। अब आता है नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में हमारा आता है मिका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, ये सैंडस्टोन एक्सेट्रा। ये सारे हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। अंडरस्टूड। अब आता है हमारा
कोल, सॉरी, एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से होते हैं हमारे जिनसे हम एनर्जी मिलती है? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स, जो कि जिसमें हमारे आयरन्स होते हैं। तो फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स। एंड इसमें यानी कि आयरन ओर्स होते हैं, यानी कि जिसमें आयरन होते हैं वो वाले मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स। तो इंडियाज इज एंडोर्ड विद द फेयरली अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन ओर। इंडिया में आपको भरपूर मिलेगा आयरन ओर, यानी कि जिसमें आयरन वाले ऐसे और जिसमें आयरन मिलता है मिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है। और मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद द वेरी हाई क्वालिटी, हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। यानी कि जो मैग्नेटाइट होता है वो एक क्या है? आयरन ओर है, और इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 70% आयरन हमें मिल जाता है। और इट हैज़ अ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी, ठीक है। क्योंकि इसमें अच्छी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, इसलिए इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटिक क्वालिटी यानी कि ये क्या करते हैं? मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं और आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो अब क्या आ गया हमारा? फिर आता है हमारा हेमेटाइट। हेमेटाइट और इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है आयरन, वो इस ओर से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मैग्नेटेड नहीं होता है, ठीक है। हर जगह मैग्नेटिक आयरन को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें हेमेटाइट ओर को यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट प्योर फॉर्म आयरन, जिसे हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो आयरन होता है वो 50 से 60% होता है। फिर आता है हमारा मेजर आयरन और बेल्ट इन इंडिया आर। सो यानी कि सबसे ज़्यादा जैसे आयरन कहाँ हमारा निकाला जाता है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। फिर आता है हमारा दर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। फिर आता है हमारा बल्लारी, चित्रदुर्ग एंड चिक्कम चिक्कम चिक्कमगलुरु एंड तुमाकुरु बेल्ट, एंड महाराष्ट्र है गोवा बेल्ट, ठीक है। तो ये सारी जगह है जहाँ हमारा आयरन्स को सबसे ज़्यादा आयरन्स हमारा बनता है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर्स से, और ओर्स भी मिलता है तभी वहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर आता है हमारा मैग्नीज। सो मैग्नीज में क्या होता है हमारा? मैंगनीज क्या हो गया? मैंगनीज बेसिकली गाइज हमारा मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है स्टील और फेरो मैंगनीज अलॉय में, ठीक है। जो स्टील होता है हमारा वो मैंगनीज से बना होता है। एंड नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील, यानी कि 10 किलो मैंगनीज यूज़ किया जाता है 1 टन स्टील बनाने के लिए, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स, ठीक है। सो ये ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स को भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा मैंगनीज। फिर आता है हमारा नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। सो नॉन फेरस मिनरल्स क्या होंगे? जिनमें हमारा आयरन नहीं होता है, तो वो कौन कौन से होते हैं? कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया एंड गोल्ड हो गया। And these minerals play a vital role in number of metallurgical, engineering and electrical industries, ठीक है। सो गाइस जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, नॉन फेरस एलिमेंट्स मिनरल्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, ड्यू टू इनकी जो कंडक्टिंग पावर होती है, कंडक्शन की वजह से, जो इनकी कंडक्शन होता है, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग में भी इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है और मेटलर्जिकल में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है इनकी प्रॉपर्टी की वजह से। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर क्या होता है हमारा? सबसे पहले तो जो कॉपर होता है हमारा वो होता है मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, एंड मेनली यूज इन अ इलेक्ट्रिकल केबल। सबसे ज़्यादा यूज़ किस में किया जाता है? ये इलेक्ट्रिकल केबल हो गया, ठीक है, बिजली के तार, केबल्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों में यूज़ किया जाता है, और केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। एंड मध्य प्रदेश की बालाघाट माइंस में, या फिर खेतरी माइंस इन राजस्थान
सिंघभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर। सो यानी कि सबसे ज़्यादा बनाने वाले जगह हैं कॉपर की। ठीक है, फिर आता है हमारा बॉक्साइट। सो बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है, सो यानी कि जो ये बॉक्साइट होता है वो किससे बनाया जाता है हमारा, जो एल्युमिनियम सिलिकेट होता है उसको डिकम्पोज करके, ठीक है, उसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है हमारा बॉक्साइट। ठीक है, और एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। तो गाइस जो बॉक्साइट होता है वो बेसिकली किस रॉक से बनाया जाता है जिनमें एल्युमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, और जो मेनली एल्युमिनियम होते हैं वो हमारे बॉक्साइट से बनते हैं। एंड एज वी नो दैट एल्युमिनियम ऑल्सो हैज़ अ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी। फिर आता है हमारा डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमारकंटक प्लेट्यू और मैकाल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कतनी। ठीक है, तो यानी कि इन जगहों पे ही ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी कि एज यू नो दैट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, यानी कि इनमें एज यू नो दैट आप इसे आप डिफाइन नहीं करेंगे। सो मीका इज, सबसे पहले एग्जांपल क्या था इसमें, मीका। तो मीका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और अ लीव्स एंड इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। अब बात आती है कि मीका होता क्या है। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ इट। सो मीका बेसिकली गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी पिक्चर्स। सो ये कुछ ऐसे होते हैं प्लेट वाइज, यानी कि प्लेट और लेयर वाइज ये बने होते हैं और ये काफ़ी कलर्स में भी पाए जाते हैं। और कुछ में ये क्लियर्स होते हैं, क्लियर्स यानी कि आर पार ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, आप यहाँ कलर से देख सकते हैं इसके। ठीक है, सो जो मीका होता है ये कैसा मिनरल्स होता है, मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। जी हाँ, इसे भी हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। एंड इट हैज़ ऑल्सो एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लो पावर लॉस फैक्टर। और इससे क्योंकि इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है एंड हाई रेसिस्टेंट होता है, जिससे कि ये रेसिस्ट कर सकता है हाई वोल्टेज को, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और जो ये मीका होता है ये यूजली कहाँ पा जाता है, हमारा नॉर्थर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, फिर आता है हमारा रॉक मिनरल्स में आता है हमारा लाइमस्टोन। एंड जो लाइमस्टोन इज फाउंड इन अ रॉक कंपोज्ड ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट और अ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमारा जो लाइमस्टोन होता है किस फॉर्म में होता है, ठीक है, सो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ठीक है, या फिर हमारा कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट से। एंड इट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि काफ़ी बेसिक रॉ मटेरियल है जिससे कि हमारा सीमेंट बनता है। एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि जब हम आयरन ओर से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ इस लाइमस्टोन को काफ़ी यूज़ किया जाता है जब उसे ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आता है हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को कैसे हम बचा सकते हैं, क्योंकि गाइस ये एक नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते बेसिकली। ठीक है, एंड जो कि एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और आपको पता है ये इसको बनाने के लिए काफ़ी हज़ारों साल लगते हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ मिनरल्स होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है विद प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ ये मिनरल्स बनते हैं। एंड अगर हम लगातार इन ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो ओर्स होंगे, मिनरल्स होंगे, वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे, ओर्स होंगे। एंड सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स so that minerals resources can be used in a planned and सस्टेनेबल मैनर। यानी कि हमें कुछ तो स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि
इनका यूज़ ऐसे तरीके से हो सके कि कम से कम इसका वेस्ट हो और इसे अच्छे तरीके से हम अच्छे मैनर में यूज़ कर सके। अब वो कौन से तरीके हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की, कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। So energy resources can be classified as the conventional sources and non-conventional sources। अब conventional sources कौन से होते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं हमारा फायरवुड हो गया, केटल हो गया, डंग केक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक, जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं। दूसरा आता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी कि सोलर हो गया, विंड हो गया, टिडल हो गया, ज्योमेट्रिकल जियोथर्मल हो गया, बायोगैस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया। अभी कन्वेंशनल मतलब क्या है? कन्वेंशनल मतलब क्या है कि यूजली क्या होता है, कभी भी किसी चीज़ को, किसी भी इंसान को एनर्जी किसी चीज़ के लिए चाहिए, बेशक वो गाड़ी चलाने के लिए चाहिए हो या फिर आग जलाने के लिए, वो ऑब्वियस चीज़ को यूज़ करेगा, यानी कि जो अवेलेबल है। लेकिन वो उस चीज़ के बारे में सोचता जो कि एक टाइम के बाद ख़त्म नहीं होगा, उसे जितना मर्जी यूज़ कर लो वो उतना का उतना ही रहेगा। जैसे कि हम सोलर को भी यूज़ कर सकते हैं टू गेट हीट, लेकिन हम कोल को यूज़ करते हैं, तो ये कन्वेंशनल हो गया, ठीक है। तो इसलिए इन्हें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला नाम आता है हमारा कोल का। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, ठीक है। एक फॉसिल फ्यूल होता है ये, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। एंड पावर जनरेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और जिससे कि हम एनर्जी सप्लाई कर सके इंडस्ट्री में एज वेल एज द डोमेस्टिक नीड्स में। घरों में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। एंड लिग्नाइट इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, ठीक है। सबसे जो लो ग्रेड कोल होता है वो होता है हमारा लिग्नाइट, एंड विच इज़ अ सॉफ्ट एंड विद अ हाई मॉइस्चर कंटेंट। सॉफ्ट भी होता है और सबसे ज़्यादा इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, ठीक है। मॉइस्चर यानी कि थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा। coal that has been coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal, ठीक है। जो कोल सबसे नीचे होता है, सबसे गहरे में से निकलता है, उसे कहते हैं हम बिटुमिनस कोल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है गाइस, क्योंकि ये सबसे नीचे है, ज़मीन के सबसे नीचे है, तो डेफिनेटली ये इसमें हाई टेम्परेचर होगा, तभी ये इतना टाइम के बाद निकला है और काफ़ी टेम्परेचर इसे मिला होगा। और जो हमारा एंथ्रेसाइट होता है, ये होता है हमारा सबसे हाई क्वालिटी वाला हार्ड कोल, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला जो हार्ड कोल होता है हमारा, वो हमारा होता है एंथ्रेसाइट। फिर आता है हमारा कोल फील्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा कोयला कोल कहाँ से निकलता है, वो कौन कौन सी जगह है? झारिया हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, ये सारे कोल फील्ड है। सबसे ज़्यादा कोल यहाँ से निकाला जाता है। फिर आता है हमारा पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम, इट प्रोवाइड्स अ फ्यूल फॉर हीट, लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि इसे हम हीट के लिए, लाइटनिंग के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट के लिए यूज़ करते हैं, फॉर मशीनरी जो मशीन्स होती है, या फिर रॉ मटेरियल्स के यूज़ करते हैं काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। फिर आता है हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोबल इंडस्ट्री फॉर द सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, नुमरस केमिकल इंडस्ट्री, और केमिकल इंडस्ट्री में हो गया वो, या फिर टेक्सटाइल की कंपनीज में, इस इंडस्ट्री में, या फिर फर्टिलाइज़र में पेट्रोलियम को काफ़ी यूज़ किया जाता है, रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज को। और अगर इसके गढ़ की बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम का जो गढ़ है वो है हमारा मुंबई हाई, गुजरात, असम, ये सारे मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज़ है इंडिया में, ठीक है। फिर आता है हमारा नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, जो कि नेचुरली बनाई गई है। एंड नेचुरल गैस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, काफ़ी क्लीन होता है, वेस्ट मटेरियल इसमें काफ़ी कम होता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। इससे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसे कंबशन किया जाता है, यानी कि जब इसे जलाया जाता है, जलता है जब ये, और जब एनर्जी रिलीज होती है, तो इसमें सबसे कम इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, इसलिए इसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कहते हैं। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर द की यूज़ ऑफ नेचुरल गैसेज, यानी कि जो पावर और पावर वाली एनर्जी होती है, ठीक है, जहाँ पावर जनरेट की जाती है, या फिर फर्टिलाइज़र कंपनियों की
इंडस्ट्रीज़ होगी, वहाँ सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा ये है कि सीएनजी को गाइस यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, गाड़ियों में यूज़ किया जाता है आपको पता होगा, टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, लिक्विड फ्यूल्स में क्या होता है, एक तो पॉल्यूशन तो होता ही है साथ में, और महंगा भी होता है। और अगर सीएनजी की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। सो डेफिनेटली पीपल विल चूज़ सीएनजी ओवर पेट्रोल। ठीक है। एंड अगर हम बात करें लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज। दो तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है। पहला है बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो पानी से जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो क्या होता है, वाटर को रन किया जाता है जिसकी वजह से हाइड्रो टर्बाइंस बेसिकली हाइड्रो टर्बाइंस जो प्रोसेस होता है वो एग्जिस्ट करता है, और उसकी वजह से हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसे हम रिन्यूएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे हम दोबारा बार बार बनाया जा सकते हैं, यानी कि एक बार जो पानी यूज़ हो गया उसे हम दोबारा पानी यूज़ कर सकते हैं, और वो पानी वेस्ट नहीं होगा और ना ही पानी कभी ख़त्म होगा उस वाला, क्योंकि हमारे एज यू नो दैट अर्थ पे काफ़ी पानी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट पीने लायक पानी कम है। एंड इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट लाइक द पाखरा नांगल दामोदर वैली कॉपरेशन, द कोपली हाइडल प्रोजेक्ट्स। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हाँ, जो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वो है हमारा फ्यूल्स को बर्न करके। ठीक है, यानी कि कोल को जला के या फिर पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस को हम यूज़ कर सकते हैं टू ड्राइव टर्बाइंस, जिससे कि हम थर्मल पावर को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये गाइस नॉन रिन्यूएबल होती है, क्योंकि जो हमारे फ्यूल होते हैं एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जिसे हम रिन्यूएबल नहीं बना सकते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कह देंगे हम इसे। सो गाइस अब आता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गाइस इसमें कौन कौन से होंगे जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है बेसिकली, जो कि हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आती है। ठीक है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, टाइड हो गया, बायोमास हो गया, एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल्स हो गए, ये सारे हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी से। तो गाइस न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं या फिर उसको चेंज करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, और जो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, ये मेनली यूज़ किया जाता है टू जनरेट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी से आप सब वाकई करते रखते होंगे। सोलर एनर्जी डेफिनेटली प्रोड्यूस की जाती है हमारी सनलाइट से। एंड जो कि टेक्निक यूज़ होती है हमारी सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए, यानी कि सोलर सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के लिए, वो होती है हमारी फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी से हम सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, और उसे स्टोर कर लेते हैं बैटरी में। फिर आता है हमारा विंड पावर। विंड पावर क्या होता है, बेसिकली हम विंड को यूज़ करके अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें उसे कहते हैं हम विंड एनर्जी और विंड पावर। ठीक है, और विंड टर्बाइंस को यूज़ किया जाता है फॉर दिस पर्पस। और जो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है वो हमारा तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु से लेकर मदुराई तक है। ठीक है, फिर आता है हमारा बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बायोफ्यूल जो कि प्रोड्यूस किया जाता है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट से। यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं अगर उसे हम डिकम्पोज करते हैं उसे हम यूज़ कर सकते हैं, और तो उससे एनर्जी होती है और उसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आर पर्पस। एंड जो बायोगैस होता है ये मोस्टली एफिशिएंट होता है यूज़ ऑफ कैटल डंग। एंड इससे ऑल्सो हमारे जो क्वालिटी ऑफ मैन्योर होता है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, अब आता है हमारा टिडल एनर्जी। टिडल एनर्जी क्या होता है,
वो होता है हमारा टाइड्स को यूज़ करके जो एनर्जी यूज़ करते हैं। तो tidal एनर्जी क्या होती है? इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द टाइड्स इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर, मेनली इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम पानी की लहरों को यूज़ करें, समुद्र के पानी की लहरों को यूज़ करें, और जो गाइस जो टाइड्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी होती है, और उससे हमारी जो एनर्जी होगी उसे हम यूज़ करेंगे टू जनरेट पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जो काफ़ी यूज़ की जाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, और जो ये पानी की लहर कहाँ यूज़ की जाती है, मेनली कहाँ यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इंडिया में? गल्फ ऑफ कंबाट, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, एंड गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्टर्न बंगाल, जहाँ के जो समुद्र है वहाँ एक आइडियल कंडीशन है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टिडल एनर्जी। ठीक है, अब आता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी यानी कि अर्थ को यूज़ करके। ठीक है, यानी कि हम अर्थ के इंटीरियर को यूज़ करेंगे टू जनरेट एनर्जी, क्योंकि गाइस अर्थ के इंटीरियर में हमारी हीट होगी, और हीट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट कैन बी यूज फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी, यू कैन से एनीथिंग। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी। फाइन, एंड इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी इज हार्नेस्ड फ्रॉम द पर्वती वैली नियर द मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, एंड फ्रॉम द पूगा वैली इन लद्दाख। ठीक है, तो इन दो जगहों पे जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस किया जाता है या जनरेट किया जाता है, यू कैन से एनीथिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे रिजर्व कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो, ना कि इंडिविजुअल व्हीकल्स को। इंडिविजुअल व्हीकल्स यानी कि अपने व्हीकल्स को यूज़ ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपको एनर्जी कंजर्व करनी है, बचानी है अपने फ्यूचर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज दैट यू कैन यूज टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज विच इज़ स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जब आप यूज़ ना कर रहे हो। तीसरा है हमारा पावर सेविंग डिवाइसेस यूज़ करना, यानी कि एज वी नो दैट कि मार्केट में काफ़ी आपको देखे होंगे स्टार्स वाले 3 स्टार 4 स्टार के डिवाइसेस आते हैं, तो वो डेफिनेटली मेड फॉर सेविंग एनर्जी। ठीक है, इसलिए अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन सेव एनर्जी फॉर द फ्यूचर। फिर आता है हमारा यूजिंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इस ऑप्शन पे काफ़ी लोग कम जाते हैं, लेकिन अब काफ़ी देखा गया है हमारा सोलर एनर्जी को जनरेट यूज़ किया जाता है टू जनरेट एनर्जी और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो या इस सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं गाइस, कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट, बिकॉज ये अनलिमिटेड है, यानी कि आप जितना मर्जी यूज़ करोगे कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो या फोर्थ ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन यूज़। अगर आप अपना व्हीकल यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करो, लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करके। ठीक है, so I hope you like it. This is the end of this chapter. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, stay healthy, stay safe. Bye bye, and see you in the next video.